यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। कहानी में अब तक आपने देखा कि विद्युतांशुहा उस रहस्यमयी लोक के अंदर जाता है और वहां पर उसे महादेव शक्ति पत्थर मिलता है। विद्युतांशु उसे देखकर लालची होता है, लेकिन विद्युतांशु उसे नहीं लेता और वहां नीरजा को चुनता है, जिसके बदले नीरजा के पिता विद्युतांश के सामने कोई शर्त रख देते हैं। विद्युतांश वहां उनसे बहुत समय तक बहस करता है, जिसके बाद उसकी और नीरजा की शादी हो जाती है और विद्युतांश अपने जुड़वा भाई से वहां पर खड़ा होकर बात ही कर रहा होता है कि एक सैनिक उसे आकर बुलाने का निमंत्रण दे देता है। तो कहानी अब मेरे साथ में आपका छोटा भाई दिव्यांश उपाध्याय। तो अब आगे विद्युतांश वहां उसी जगह खड़ा हुआ था जहां पर सब मैदान शून्य पड़ा हुआ था और वहां पर सभी लोग जा चुके थे। इस समय अग्नि क्षेत्र के लीडर उन्हें अंदर ले लिया गया था और उनकी पूरी सेना को वहीं पर बाहर बैठा दिया गया था। विद्युतांश वहां अपने जुड़वा भाई के पास खड़ा ही था कि एक सैनिक आकर उसे अंदर बुलाता है। विद्युतांश वहां उस सैनिक की बात सुनता है और उस सैनिक को आगे चलने का आदेश देता है। वह सैनिक विद्युतांश की इस बात को मानता है और खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। विद्युतांश इस समय उसी सैनिक के पीछे चल रहा था। विद्युतांश आगे चलता जाता है और वह देख पा रहा था कि इस समय अल्फा साम्राज्य का वह विशाल महल जगमगा रहा है। जब पहली बार विद्युतांश इस महल के अंदर घुसा था तो उसे चोरी छुपकर घुसना पड़ा, लेकिन इस बार विद्युतांश यहाँ पर साहूकारी से घुस रहा था। विद्युतांश वह इस समय आगे बढ़ता चला जा रहा था और इसके साथ वह सैनिक था। विद्युतांश वह धीरे धीरे जा ही रहा था कि तभी विद्युतांश को कुछ महसूस होता है और वह देखता है कि उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा भारी और भरकम चीज आकर गिर जाती है। विद्युतांश वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वह हट नहीं पाता और वह भारी चीज विद्युतांश के ऊपर गिरती है। इस समय विद्युतांश नीचे और वो भारी भरकम चीज ऊपर थी। विद्युतांश वह तुरंत अपनी आंखों को खोलता है और अपने सिर को पकड़ता है और अपने सिर को पकड़ते हुए वह सामने की तरफ देखता है तो वह देखता है कि वह भारी भरकम चीज कुछ और नहीं बल्कि अग्नि क्षेत्र की राजकुमारी ध्रुविका है, जो कि इस समय विद्युतांश के ऊपर है। उसने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने नीचे विद्युतांश को देखकर वह मुस्कुराने लगती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, अरे वाह, मैं जब भी गिरती हूँ तुम मुझे बचाने के लिए आ जाते हो। तभी विद्युतांश वहां ध्रुविका को पकड़ता है और खड़ा करते हुए अपनी कमर को चटकाता है और चटकाते हुए कहता है, आई माँ। ये लड़की इतना कहने के बाद वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है, तो तुम्हारा क्या कलेश है? जब कहीं भी हो जब गिरती पड़ती रहती हो, तुम एक जगह चैन से नहीं रह सकती। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद ध्रुविका भाव विद्युतांश की तरफ देखती है और वो विद्युतांश पर चिल्लाने लगती है और विद्युतांश पर चिल्लाकर कहती है, अरे हाँ, तुम भी किसी एक जगह नहीं रह सकते। जब जब तुम इधर उधर आते हो तभी भटकती आत्मा की तरह मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाती हूँ। मेरे साथ जो कुछ होता है इसकी जिम्मेदार तुम हूँ। इतना कहने के बाद वह अपने दोनों हाथों को बांध लेती है और अपने सिर को पीछे कर देती है। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसे बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखने लगता है। विद्युतांश वह खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं इतने बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ सका हूँ और मेरे सामने आज के समय पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। इसका भाई भी मेरे सामने और चूहा बनकर रहता है और एक ये है, इसकी जवान तो किसी छुरी से भी तेज चलती जा रही है। यहाँ सब विद्युतांश उसे मन ही मन कोस रहा था। तभी ध्रुविका भाव विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? विद्युतांश वहां ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बताना कोई जरूरी नहीं है।
ध्रुविका भी विद्युतांश की इस बात को सुनती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाती, इसलिए चलो रहने दो। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे राजसभा में बुलाया गया है। तभी ध्रुविका वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्यों, मेरे भाई से हार गए इसलिए? विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और ध्रुविका की तरफ देखते हुए वह ध्रुविका से कहता है, नहीं, मेरी निर्या से शादी हो गई है, शायद इसीलिए बुलाया हो कि निर्या को मैं सूर्यवंशी साम्राज्य ले जाऊं। ध्रुविका जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनती है, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और जो गुरूर था वह तुरंत झटके से गायब हो जाता है और वह झटके से विद्युतांश की तरफ देखती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी विद्युतांश वह निर्या की तरफ देखता है और ध्रुविका की तरफ देखते हुए अपने हाथों को आगे करता है जहां पर एक कड़ा चमक रहा था। तभी ध्रुविका वह उस कड़े को देखती है और पहचानते हुए कहती है, यहाँ तो अल्पा साम्राज्य में साथ। इतना कहने के बाद वह देखती है कि वह कड़ा सोने की तरह चमक रहा है। इसका मतलब साफ था कि आम लोगों के कड़े चांदी के और पीतल के होते हैं, जबकि राज परिवार में कोई व्यक्ति शादी करे तो उसके कड़े सोने के होते हैं। तभी ध्रुविका वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तभी ध्रुविका वह आगे बढ़ती है और विद्युतांश के गले को पकड़ लेती है और उसे दीवार से सटा लेती है। फिर उसके बाद वह विद्युतांश के करीब जाने लगती है। तभी विद्युतांश वह हड़बड़ाता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे पागल लड़की है, तू क्या कर रही है? तभी ध्रुविका वह तुरंत अपने हाथ की उंगली को विद्युतांश के होठों पर रखती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, चुप, अब जो मैं बोलूंगी वो तुम सुनोगे। इतना कहने के बाद वह धीरे धीरे विद्युतांश के करीब आने लगती है। तभी विद्युतांश वह अपने बगल में देखता है जहाँ पर वही सैनिक जो उसे ले जाने के लिए खड़ा था, वह उन दोनों को देख रहा था। तभी विद्युतांश वह उस सैनिक की तरफ देखता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहता है, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बचाओ मुझे। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वह सैनिक विद्युतांश की तरफ देखता है। फिर ध्रुविका वह तुरंत उसे घूर कर देखती है। जैसे ही ध्रुविका की वह खतरनाक नजरें उस सैनिक पर पड़ती हैं, वह सैनिक कांप जाता है और ध्रुविका की तरफ देखते हुए कहता, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लीडर, यहाँ से सीधे हाथ पर जैसे ही आप मुड़कोगे तो आपको बहुत बड़ा राजसभा दिखेगी, वहीं पर सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आपका यह प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप वहाँ पर आ जाना। इतना कहने के बाद वह सैनिक हंसता है और वहाँ से चला जाता है। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जी ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है, किसी पराये मर्द के साथ। विद्युतांश से पहले कुछ कह पाता, ध्रुविका उसके चेहरे के ऊपर फिर से उंगली रख देती है और उसके करीब जाते हुए कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि तुम सिर्फ मेरे हो, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। विद्युतांश जैसे ही ध्रुविका की इस बात को सुनता है, वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता, देखो तो तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी पहले ही 5 बीवियाँ हैं। तभी ध्रुविका वह विद्युतांश की तरफ देखती है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, अब तुम्हारी 6 बीवियाँ हो चुकी हैं। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है तो वह देखता है इस समय ध्रुविका के भाव बदल चुके हैं विद्युतांश की 5 बीवियों के नाम सुनकर। तभी विद्युतांश वह अपने सिर को जोर जोर से हाँ में लाता है। वह अपने सिर को ऊपर नीचे इतनी स्पीड में कर रहा था कि उसकी गर्दन चटकने की आवाज भी आ रही थी। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखकर खुशी भरी आवाज में कहता है, हाँ मेरी 6 बीवियाँ हैं, अब तो मुझे जाने दो। तभी ध्रुविका वह विद्युतांश की गले के ऊपर अपने दोनों हाथों को डाल देती है और अपने दोनों हाथों को विद्युतांश के कंधे के ऊपर रखती है और विद्युतांश के करीब जाते हुए कहती है, क्यों, अगर तुम 6 बीवियाँ रख सकते हो तो 7 रखने में क्या बुराई। विद्युतांश उसकी बात सुनता है और उसकी बात सुनते हुए कहता है, ये विद्युतांश इतना ही कह पाता है। जिससे पहले ध्रुविका वह विद्युतांश के सिर को पीछे से पकड़ती है और
उसके चेहरे को अपने पास ले आती है और अपने चेहरे को उसके पास ले जाकर अपने मुलायम होठों को विद्युतांश के होठों से चुमा देती है, जिसके बाद वह विद्युतांश को चूमने लगती है। यह सिलसिला और यह कार्यक्रम कुछ समय तक चलता ही रहता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। विद्युतांश और ध्रुविका इस समय एक दूसरे की बाहों में ही थे। तभी विद्युतांश के हाथों पर बंधा हुआ वह कड़ा वह जोर जोर से गर्म होने लगता है और तुरंत विद्युतांश वह झटके से अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह इस समय ध्रुविका की बाहों में है और ध्रुविका ने उसके कंधे के ऊपर सिर रखा हुआ है। तभी विद्युतांश वह अड़बड़ाता है और अड़बड़ाते हुए कहता है, अच्छा है मैंने अपना आपा नहीं खोया, नहीं तो। इतना कहने के बाद वह ध्रुविका के सिर को अपने कंधे से उठाता है तो वह देखता है कि ध्रुविका इस समय सो चुकी है। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और उसे गले लगा ले मतलब गले से उठाता है और उसे अपनी गोद में भरता है और सीधा ले जाकर उसके बिस्तर पर सुला देता है। फिर वह ध्रुविका के ऊपर चादर को उड़ाता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तुरंत उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। विद्युतांश वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि इस समय ध्रुविका ने सोते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया है। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका की तरफ देखता है और अपने हाथ को उससे धीरे धीरे छुड़ाता है और वहां से जाने लगता है। विद्युतांश वह इस समय जाता है और जाते हुए धीरे धीरे चलने लगता है। फिर वह चलते चलते उसी विशाल सभा में पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तभी विद्युतांश वहां पर पहुंचता है और वहां पर बैठे हुए महाराज की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ता है। तभी विद्युतांश का कड़ा वह जोर जोर से गर्म होने लगता है। तभी विद्युतांश की नज़र एक जगह जाती है जहां पर विद्युतांश को महसूस हो रहा था कि कोई उसे बहुत ज़्यादा गंभीर और खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। विद्युतांश तुरंत झटके से अपनी नज़र को उधर करता है तो वह देखता है कि इस समय महाराज के सिंहासन के बगल में एक हरे कलर के हीरे से बना हुआ सिंहासन है, जिस पर एक बेहद ज़्यादा खूबसूरत औरत बैठी हुई है, जिसने लाल कलर के चोगे बने हुए कपड़े पहने हुए हैं और जिसके सिर की ताज है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि नीरजा थी। नीरजा इस समय विद्युतांश को बहुत ज़्यादा गंभीर नज़रों से देख रही थी। तभी सभा में सभी लोग वह विद्युतांश को देख रहे हैं और विद्युतांश के देख कर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह अपने सिर को नीचे करते हुए हंसने लगते हैं। तभी नीरजा वह उन सभी को हंसता हुआ देखती है और जैसे ही नीरजा की नज़र उन पर पड़ती है उनके हंसते हुए चेहरे शांत हो जाते हैं। तभी नीरजा वह अपनी जगह से खड़े होती है और विद्युतांश का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। इस समय नीरजा वह विद्युतांश का हाथ पकड़ती है और उसे सभा से बाहर खींच कर ले जाने लगती है। सभी लोग उसे इस तरह विद्युतांश को ले जाते हुए देखते हैं। तभी नीरजा वह कुछ ही समय में विद्युतांश को वहां से बाहर ले जाती है और अपने कक्ष में ले जाती है, जिसके बाद वह उसे अपने कक्ष में छोड़ती है और सीधा अपने दरवाजों को लगाती है। इसके बाद वह विद्युतांश के पास पहुंचती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहती है, तो तुम ये कर क्या रहे हो? तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या हो? तुम इतना गुस्से में? विद्युतांश इससे पहले कुछ कह पाता उससे पहले ही विद्युतांश के सामने दर्पण आता है। भाई विद्युतांश उसके अंदर देखता है तो वह देखता है कि इस समय विद्युतांश के होंठ वह पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं और विद्युतांश के नीचे के गले के नीचे का हिस्सा उस पर दांतों के निशान बने हुए हैं। तभी विद्युतांश वह तुरंत अड़बड़ाता है और अड़बड़ाते हुए समझ जाता है कि यह सब करामत ध्रुविका की ही है, उसने जानबूझकर यह सब कुछ किया। तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, देखो मेरी बात सुनो। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती, क्या बात सुन तुम? इतना कहने के बाद वह विद्युतांश के सामने उंगली कर खड़ी हो जाती है। तभी विद्युतांश वह अड़बड़ाता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं क्या बात सुनिए, मुझे ये बताओ। तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बात कुछ नहीं, बस बात इतनी है
इतना कहने के बाद वह आगे अपनी बात कह पाता उससे पहले ही नीरजा वहाँ पीछे जाती है और इस समय टेबल के ऊपर सेब से भरी हुई एक टैनिया रखी हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे सेब थे। नीरजा तुरंत वहां से एक सेब उठाती है और सीधा विद्युतांश के सिर के ऊपर मार देती है। विद्युतांश तुरंत नीचे नबता है और वहां से बच जाता है। तभी ध्रुव का वहां पर रखे हुए सभी सेबों को विद्युतांश को मारने लगती है। विद्युतांश उनमें से एक सेब को कैच करता है और उसे कैच करते हुए नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे अरे मेरी माँ मेरी बात तो सुन। तभी नीरजा वहां विद्युतांश की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, खबरदार जो अपने निकद्दी जबान से मेरा नाम भी लिया, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उस पर चिल्लाकर कहती है, खबरदार अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तब बताऊंगी मैं तुम्हें। तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ में लगे हुए सेब को खाने लगता है और तुरंत अपनी जगह से गायब होते हुए नीरजा के सामने पहुंचता है। विद्युतांश जिस समय टेलीपोर्ट होकर सीधा नीरजा के सामने पहुंचा था, तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। फिर इसके बाद वह नीरजा की आंखों में आंखें डालता है और उसे जो कुछ हुआ वह सब बताता है। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती, फिर तुमने क्या जवाब दिया? यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जैसे भाव दिख रहे थे। तभी विद्युतांश उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता, मैंने उससे मना कर दिया लेकिन फिर भी उस बदतमीज लड़की ने मेरे साथ। इतना कहते हुए उसका हाथ उसकी नार पर जाता है। तभी नीरजा वह अपने लाल चोगे से विद्युतांश के ऑटो को पहुंचने लगती है और वह विद्युतांश के ऑटो को पहुंचते हुए विद्युतांश को गले लगाती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो। विद्युतांश वह नीरजा की इस बात को सुनता है और वह हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम लड़कियों के पास सिर्फ एक ही यही डायलॉग है? उसे वो कहती है मैं सिर्फ उसका हूँ, तुम कहती हो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो तो अच्छा है रोज का शांत रहती है, वरना कल वो भी कहेगी कि मैं सिर्फ उसका हूँ। तो तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी आंखों से इस समय आंसू बहने लगते हैं। तभी विद्युतांश वह अपने हाथों में लगे हुए सेब को फेंकता है और नीरजा के आंसुओं को पहुंचते हुए उसे गले से लगा लेता है। फिर वह नीरजा की तरफ देखते हुए कहता, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहते हुए वह नीरजा को गले लगाए रखता है। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है तो अब हमें सभा में चलना चाहिए। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश को छोड़कर आगे जाती है, लेकिन तभी वह महसूस करती है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि इस समय विद्युतांश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तभी विद्युतांश उसे झटके से अपनी तरफ खींचता है और उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद नीरजा वहाँ शर्माने लगती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी विद्युतांश वहाँ नीरजा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, क्यों अब हम पति पत्नी है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नीरजा उसकी इस बात को सुनती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो ये सब कुछ सही समय नहीं है। तभी विद्युतांश वहाँ नीरजा की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, क्यों हर चीज का कोई सही समय होता है? इतना कहने के बाद विद्युतांश वहाँ उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। विद्युतांश ने उसे धक्का दिया था, नीरजा तुरंत जाकर बेड के ऊपर गिर जाती है। तो विद्युतांश झटके से तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। इस समय नीरजा नीचे, विद्युतांश ऊपर था। फिर विद्युतांश अपने हाथों से उसके बालों को सहलाता है और उसे पीछे करते हुए उसकी आंखों में आके डालकर कहता है, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती, आखिरकार पिताजी ने तुम्हें देने का क्या वादा किया था मेरे बदले? तभी विद्युतांश वहाँ नीरजा की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, महादेव शक्ति पत्थर। नीरजा जैसे ही उसकी इस बात को सुनती है वह अड़बड़ा जाती है और अड़बड़ाते हुए कहती, क्या महादेव शक्ति पत्थर, और तुमने उसे ठुकरा दिया? तभी विद्युतांश वह अपने सिर को हाँ में लाता है और नीरजा के बालों को अपनी उंगली से पीछे करते हुए कहता है, हाँ। तभी नीरजा वह तुरंत झटके से विद्युतांश को अपने गले लगा लेती है और उसे चिपकाते हुए कहती है, वाकई। इतना कहने के बाद वह उसे गले लगाए रखती है।
तभी विद्युतांश अपने चेहरे को धीरे धीरे नीरजा के करीब ले जाता है और उसके होठों पर अपने मुलायम होठों को रख देता है, जिसके बाद वह नीरजा के साथ किस करने लगता है। फिर इसके बाद विद्युतांश अपने हाथों से नीरजा के हाथों को पकड़ता है, लेकिन वह इतना ही कर पाता है। तभी दरवाजों के खटखटाने की आवाज आती है। तभी विद्युतांश वह पीछे की तरफ देखता है तो देखता है कि कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। तभी विद्युतांश वह पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, ये लोग चैन भी नहीं लेने देते, आखिरकार कौन है। इतना कहने के बाद वह नीरजा के ऊपर से खड़ा होता है। नीरजा के चेहरे पर इस समय मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत अपनी जगह पर बैठती है और अपने कपड़ों को संभालने लगती है। विद्युतांश वह गुस्से में जाता है और दरवाजे को खोलता है तो वह देखता है इस समय अल्फा साम्राज्य के लीडर वह विद्युतांश के सामने खड़े हुए थे और वह विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम अचानक यहाँ पर। इतना कहने के बाद उनकी नजर नीरजा की तरफ जाती है और वह नीरजा की तरफ देखने लगते हैं। जिस समय वह देखते हैं कि नीरजा इस समय बिस्तर पर बैठी हुई है, तभी वह नीरजा की तरफ देखते हैं और खुद में बड़बड़ाते हुए कहते हैं, यहाँ पर खून तो बराबर है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, मेरी टाइमिंग सही रही। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं। विद्युतांश वह विनाशक बन चुका था तो उसकी देखने सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। जैसे ही वह उनकी इस बात को सुनता है वह हड़बड़ा जाता है और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ बताओगे। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सभा से इस तरह अचानक आ गए, इसीलिए हम तुम्हें बुलाने आए। तभी विद्युतांश वह उसकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरी तबीयत खराब है, अब जाओ। इतना कहने के बाद वह दरवाजे को लगाने लगता है, लेकिन धड़ाम की आवाज के साथ वह लीडर विद्युतांश के दरवाजे को खोल देते हैं। तभी विद्युतांश वह उनकी तरफ देखता है। तभी वह लीडर अड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, हम नीरजा को साथ ले जाते हैं। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश के जवाब के लिए रुकते तक नहीं और विद्युतांश को अपने हाथ से पीछे करते हैं और सीधा जाकर नीरजा का हाथ पकड़ते हैं और एक खींचते हुए कच्चे से बाहर ले जाते हैं। तभी विद्युतांश वह हड़बड़ाता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों अपनी इस बूढ़ी टांग को हमारे सामने अड़ा रहे हो, भगवान कसम तुम्हारी ये टांग टूट जाएगी, ये मेरी बद्दुआ है। इतना कहने के बाद वह उस लीडर की तरफ देखने लगता है। तभी वह लीडर विद्युतांश की इस बात को सुनता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इसका खून शुद्ध रखने के लिए यह जरूरी है। इतना कहने के बाद वह नीरजा को खींचकर ले जाता है। विद्युतांश इस समय खड़ा ही था कि तभी उसके बगल में उसका जुड़वा भाई आता है और वह विद्युतांश के जख्मों को हरे करते हुए कहता है, क्या किस्मत है रे तेरी। इतना कहते हुए वह बस इतना ही कहता है। तभी विद्युतांश वह अपने जुड़वा भाई से कुछ कहता उससे पहले ही विद्युतांश को कुछ महसूस होता है और वह तुरंत अपने हाथ के पास देखता है जहाँ पर एक शक्ति का पत्थर आकर टूट चुका था। विद्युतांश वह शक्ति के पत्थर को देखता है और देखते हुए कहता है, सूर्यवंशी साम्राज्य खतरे में है, ये तो आचार्य धर्मेंद्र ने तोड़ा है, ये तो वही शक्ति पत्थर है जो मैंने उन्हें दिया था कि जब भी सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी से तोड़ना। इतना कहने के बाद वह हड़बड़ा जाता है। यहीं से अल्फा साम्राज्य से दूर एक और साम्राज्य जो कि किसी सूरज की तरह चमक रहा था, जिसका महल किसी सोने की तरह जगमगा रहा था और उस महल के एक टापू के ऊपर लगा हुआ था एक लाल कलर का भगवा झंडा, जो कि जिसके अंदर बना हुआ था सूरज, जो सूर्यवंशी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसी साम्राज्य में जहाँ पर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मंडराती थी, वहां पर इस समय शोक का मासूम था और वहां पर सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। और वहां पर सूर्यवंशी साम्राज्य के अंदर जाने पर सूर्यवंशी महल के पास हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वहां पर इस समय धर्मेंद्र, वायुराज देवता, गुरुवर, वेद मंत्रा, हनुमान, फुलतेंद्र और प्रिया, कीर्तिमुख, दिव्यांश, बांगड़ू, बुजुर्ग विसराज, बुजुर्ग अग्नि और बहुत सारे योद्धा खड़े हुए हैं। इन सभी योद्धाओं में सबसे ऊपर खड़ा हुआ है एक योद्धा
जिसने हरे कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ये है विद्युतांश का सबसे अच्छा और खास मित्र नागेंद्र। नागेंद्र वहां उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आज सूर्यवंशी साम्राज्य पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसकी खबर हमें मिली है। आज से ठीक 3 दिन बाद सूर्यवंशी साम्राज्य पर हमला हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग जल्दी जल्दी तैयारी करो। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर 3 दिन में अगर हमने सूर्यवंशी साम्राज्य को नहीं बचाया तो। इतना कहने के बाद वह सभी नागेंद्र की तरफ देखते हैं। तभी नागेंद्र वह अपने सिर को हाँ में लाता है और आचार्य धर्मेंद्र की तरफ देखता है। तभी धर्मेंद्र वहां ऊपर आते हैं और उन सभी योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे वीर बहादुर सैनिकों, हमारे लीडर इस समय किसी काम से बाहर गए हैं, इसीलिए वहां नहीं आ पा रहे। तब तक हमें भी अपने साम्राज्य को संभालना होगा। इतना कहने के बाद वह उन सभी लोगों की तरफ देखता है। तभी उन सभी की बात चल रही होती है। तभी महल के अंदर एक औरत वह दूसरी औरत की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार विद्युतांश है कहाँ पर। यह औरत कोई और नहीं बल्कि रोजिका थी। रोजिका ये बात अपने बगल में खड़ी हुई कृष्णा से कह रही थी। कृष्णा जैसे ही रोजिका की इस बात को सुनती है, वह अपने दांतों को पीसती है और कृष्णा की तरफ रोजिका की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ पर अपना मुंह काला कर रहा है। जब भी सूर्यवंशी साम्राज्य पर हमला होता है या सूर्यवंशी साम्राज्य या उसका कोई खतरे में होता है, तब ना जाने या कहाँ पर मर जाता है। यह कहते हुए इस समय कृष्णा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कृष्णा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विद्युतांश इस समय अपने राज्य से दूर था। असल बात तो यह थी कि कृष्णा ने विद्युतांश को बहुत समय से देखा नहीं था, इसीलिए कृष्णा विद्युतांश से मिलना चाहती थी, लेकिन वह बात इन सभी लोगों के सामने नहीं कह सकती थी। इसीलिए वह अपने उसी गुरूर जो रानी का था उसी में बरकरार रहते हुए विद्युतांश को कोसने रहती है। लेकिन वहां पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अनजान या मासूम तो बिल्कुल नहीं था। वह सभी कृष्णा की इस बात को सुनते हैं और हंसने लगते हैं। तभी उसी गम भरे माहौल में सबको हंसता हुआ देखकर धर्मेंद्र वहां रोजिका की तरफ देखते हैं और रोजिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें अगर जंग में कुछ बुरा होता है तो तुम्हें यहाँ सूर्यवंशी साम्राज्य छोड़ना होगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। रोजिका इतना कहने के बाद वह रोजिका की तरफ देखते हैं। तभी रोजिका वह आचार्य धर्मेंद्र की तरफ देखती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने साम्राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। तभी धर्मेंद्र वह रोजिका की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम समझी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। इतना कहते हुए उनकी नज़र रोजिका के पेट पर पड़ती है, जहाँ पर एक ताकत महसूस हो रही थी। विद्युतांश का यह बच्चा खतरे में पड़ सकता है और ऐसा हुआ तो सूर्यवंशी साम्राज्य का चिराग डूबने की कगार पर पहुंच जाएगा। तभी रोजिका की इस बात को सुनती है और अपनी आंखों में आंसू भरते हुए धर्मेंद्र से कहती, नहीं, विद्युतांश वह इन सबको संभाल लेगा। तभी धर्मेंद्र वहां रोजिका की तरफ देखते हैं और रोजिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, उम्मीद तो यही है कि वह हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ संभाल ले। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखते हैं, जहां पर वह देख पा रहे थे कि उत्तर दिशा से बहुत ज्यादा ताकतवर शक्तियां इधर सूर्यवंशी साम्राज्य की तरफ ही आ रही थी। इस समय वहां पर सबसे ज्यादा शक्तियां सिर्फ आगे खड़े हुए कुछ लोगों की थी, जिनमें से सबसे ज्यादा शक्तियां तो एक लड़की की थी जो आगे बढ़ती चली आ रही थी और उसके बगल में 2 लोग और खड़े थे और उस लड़की के बगल में 40 से ज्यादा सर्वेश्वर योद्धा और उनके पीछे अनंत 1000 से भी ज्यादा ब्रह्माधिपति और लाख से भी ज्यादा देवता रैंक के योद्धा थे। इतनी शक्तियां और इतनी ताकत अगर कोई बाहर की दुनिया में देखता तो वह कांप ही जाता और यह किसी और साम्राज्य पर हमला करते तो वह साम्राज्य अब तक अपने घुटने टेक चुका होता। लेकिन यह हमला तो सूर्यवंशी साम्राज्य पर होने वाला था और सूर्यवंशी साम्राज्य तो अपनी गुरूर प्रतिष्ठा मान के लिए ही जाना जाता है। तभी धर्मेंद्र वहां निर्जा की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, रोजिका, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। रोजिका अपने सिर को हाँ में लाती है और हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ,
यहीं से दूर अल्पा साम्राज्य में एक लड़का वह जैसे ही इस बात के सुनता है वह अड़बड़ा जाता है और वह सीधा सीधा राजसभा में पहुंचता है। राजसभा में पहुंचने के बाद वह अपने सामने खड़े हुए एक व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, तो आखिरकार क्या कहा विद्युतान सूर्यवंशी ने अल्पा साम्राज्य के लीडर से, और क्या विद्युतान समय रहते बचा पाएगा अपने सूर्यवंशी साम्राज्य को, और क्या विद्युतान के सामने आने वाला है कोई उसका पुराना दुश्मन जो कि है उससे ज्यादा ताकतवर, या फिर कहानी लेने वाली है एक और नया और रोमांचक मोड़। जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरी चैनल दिव्यांश स्टोरी वर्ल्ड पर। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांश उपाध्याय। तो राम राम सभी भाइयों को।